नमस्कार, मैं श्वेता मिश्रा कृषि समृद्धि से। आज हम अविनाश जी काकड़े से वार्तालाप करेंगे, जो कि हमें कुछ विशेष जानकारी देंगे। कल गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसानों ने जो उपद्रव मचाया, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे महाराष्ट्र बिगेस्ट किसान के कार्यकारिणी अध्यक्ष अविनाश जी काकड़े से। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आप लोग आरोप लगाना छोड़ दीजिए किसानों पर। आप जो बोलते हैं उपद्रव मचाया, क्या किया? 2 महीने से किसान बैठे हुए हैं वहाँ। 2 लाख करीबन ट्रैक्टर थे। कल की तारीख में 2 लाख वहाँ ट्रैक्टर थे। लाखों की संख्या में किसान बैठे हुए 2 महीने से। आपने कहीं देखा कि किसी का फूल भी तोड़ा है, किसी के घर का, किसी की गाड़ी तोड़ा है, किसी का कुछ तोड़ फोड़ किया है? देखा है? किसी के साथ अत्याचार किया है? किसी से कुछ छीना है? अगर नहीं छीना तो आप उनको कैसे बोल रहे हो? और ये जो आपने आरोप लगाया, उस आरोप के पीछे किसका हाथ है ये आप देखते नहीं। दीप सिद्धू नाम का जो सनी देओल का प्रतिनिधि है, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूंसी का लोकसभा क्षेत्र का जो प्रतिनिधि है, वो खुद भी छोटा मोटा हीरो है। वो आपको दिखाई दिया। कई वीडियो इसने खुद के अपने ट्वीट किया कि हमने यहाँ झंडा फहरा दिया। कौन है वो? आरएसएस का आदमी है, बीजेपी का आदमी है। सनी देओल किसका सांसद है? बीजेपी का सांसद है। और वो किसके साथ में मिला? उसके फोटो आए, कई फोटो है, मैं आपको फोटो दिखाना चाहता हूँ। ये फोटो है, ये देखिए फोटो। इसका शाह जी के साथ भी फोटो है और मोदी जी के साथ भी फोटो है। तो ये शाह और मोदी के साथ में मिलके षड्यंत्र बनाने वाला ये किसान है। किसको आप किसान बोलते हो? आपने जो आरोप लगाना शुरू कर दिया, ये देखिए, एक दूसरा यहाँ से जाके, महाराष्ट्र से जाके वहाँ बैठा हुआ है और वो क्या बोलता है कि हमारा नियोजन है, आज इतनी ज़्यादा संख्या है, नियोजन है कि आज पार्लियामेंट की ईंट से ईंट बजा देंगे। ये कौन है ईंट से ईंट बजाने वाले? किसान को अगर ईंट से ईंट बजाना था तो इस तरीके से बैठते नहीं ना। 2 महीने पंजाब में बैठे थे, उसके बाद में यहाँ बैठे हैं। और उनको जहाँ दिया, परमिशन दिया था 9 बजे की, ये 7 बजे ये पन्नू और ये सिद्धू कैसे आ गए? और उनको जिस रास्ते पर जाना था उस रास्ते पर नहीं जाके दूसरे तरफ रास्ता किसने दिखाया? ये लाल किले पर कैसे आए? लाल किले पर जो पथराव हो रहा है उसी पन्नू के और उसके सिद्धू के लोग पथराव कर रहे पुलिस वाले को। आपको एक और फोटो में बताता हूँ कि जिसमें पथराव किया जा रहा है, यानी ये मारा जा रहा है। एक किसको मारा जा रहा है? पुलिस को मारा जा रहा है। ये देखो, ये पुलिस के जवान को मारा जा रहा है। 10-15 लोग घेर के मार रहे। अब ये सबके चेहरे पर नकाब है। 2 महीने से किसान वहाँ बैठा हुआ है, किसी को कोरोना नहीं है और किसी ने मास्क नहीं पहना। सारे ज़्यादातर सरदार बैठे हुए, इसमें 15 लोगों में एक भी सरदार नहीं है। और दूसरी बात यह है, सब ने चेहरे पर नकाब डाले हुए। क्यों डाले हैं? ये नकाब डालने की परंपरा जो है वह आरएसएस परंपरा है। आपको पता है कि गोडसे मुसलमान बन के गया था महात्मा गांधी को मारने। ये जो ट्रेन हादसा हुआ था, समझौता ट्रेन में जो बम विस्फोट हुआ था, उसमें भी यही लोग मिले थे। ये मालेगांव का विस्फोट हुआ था, इसमें भी ये लोग मिले थे। और कई जगह के विस्फोटों में ये आरएसएस के लोग मिले। ये भेष बदल के हिंदू मुसलमान करवाने का और ये सब कराने का इनका धंधा है, क्योंकि इनको पोलराइजेशन से सत्ता मिलती है, पोलराइजेशन से वोट मिलता है। इस वक्त गलत लोगों से पाला पड़ गया। इनको हिंदू मुसलमान समझता है। हमें बताइए, सरदारों का क्या करना ये नहीं समझता। हमें बताइए कि आरएसएस ने तिरंगे का भी अपमान किया है गणतंत्र दिवस पर, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये तो बार बार करते हैं। आपको पता है 1948 में आरएसएस ने पैरों तले तिरंगे को कुचला था, पैरों के नीचे डाला था। आपके पास इस बात का कोई प्रूफ है? सारे प्रूफ है मेरे पास में, सारे प्रूफ दे दूंगा। आप जब बोलोगे आपको भेज देता हूँ प्रूफ। 1948 में इन्होंने पैरों तले तिरंगा कुचला था। ये तिरंगे को और संविधान को मानने को तैयार नहीं थे। इनका अलग राष्ट्र है। इनकी क्या मंशा है इसके पीछे? इनकी ये मंशा है कि हाँ, इस देश में कोई संविधान अगर होगा तो हिंदुत्ववादी संविधान होगा। उनको वर्ण श्रेष्ठत्व मिलने वाले चित्पावन ब्राह्मणों को सारा कुछ मिल जाए, इसके लिए इनका है। उसमें आप लोग भी नहीं आते, दूसरे ब्राह्मण भी उसमें नहीं आते। मात्र चित्पावन ब्राह्मण जो पेशवा के साथ में थे, और जो पेशवा जिस जाति के थे उन्हीं की सत्ता होनी चाहिए। यही बताने के लिए गोडसे ने जो कांड किया, यही बोल के माफीवीर सावरकर ने जो किया, यही बोल के तिलक भी आगे बढ़े थे, और यही बोल के ये सारी संघी परंपरा भी आगे बढ़ती है। आपको क्या लगता है, किसान जिस तरीके से आंदोलन में डटे हुए, तो सरकार इनकी बात को आगे चल के मानेगी या नहीं? मानना पड़ेगा। एक तो सरकार रहेगी या कानून रहेगा, 2 में से एक ही रहेगा। एक तो कानून समाप्त हो जाएगा या सरकार समाप्त हो जाएगी। सोचना सरकार को है। किसान तो अब लड़ाई में है और सारे किसानों का नेतृत्व सरदार कर रहे। सरदार है तो असरदार भी है, और वो ईंट से ईंट बजा के रहेंगे सबकी।
जिस तरह किसानों को अन्नदाता माना जाता है, किसान मर रहे हैं बॉर्डर पर, और आज अगर हम देखें तो वहाँ पे पॉलिटिक्स चल रही है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, हर चीज़ की राजनीति, धर्म की राजनीति, जातियों की राजनीति, भाषा की राजनीति, भावनाओं की राजनीति, मंदिर की राजनीति, ये करने वाले लोग कौन है? क्योंकि वास्तविक समस्या जो है किसानों की, उस पर हमको बोलना नहीं, जनता की समस्या पे हम पे बोलना नहीं है, किसी समस्या को हमको एड्रेस करना नहीं और किसी समस्या को सुलझाना नहीं, इसलिए ये सब चल रहा है ना। इन्होंने बोला था कि स्वामीनाथन लागू करेंगे, सिंचाई की व्यवस्था की बात थी, 0.56% सिंचाई बढ़ी है 6 साल में। ये क्या सॉल्व करेंगे? ये बोल रहे हैं कि दाम दुगना देंगे, किसको दाम दुगना दिया? ये बोल रहे हैं कि हम कृषि सम्मान योजना में 18,000 करोड़ रुपए देते, 18,000 करोड़ 9,000 करोड़ लोगों को देते, उसका अगर देखा जाए तो 16 रुपये 32 पैसे हर किसान को मिलते हैं। आपको 16 रुपये 32 पैसे में बोला आपका पूरा परिवार पाल लो, तो पाल लोगी? अकेले नहीं, पूरा परिवार समझ जाएगा, आपका परिवार को पाल लोगी? किसान किस तरीके से आगे और कौन से कड़े कदम उठाना चाहती है अगर सरकार उनकी बातों को समर्थन ना दे तो? कुछ नहीं, कड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं, सारा आंदोलन शांतिपूर्ण चलना चाहिए, जिस तरीके से चल रहा है शांतिपूर्व अगर चलेगा तो किसान ने प्रेशर आएगा सरकार पर। जिस आंदोलन में जो भी हिंसा करेगा, सरकार हिंसा करेगी तो सरकार बैकफुट पर जाएगी, किसान हिंसा करेगा तो किसान बैकफुट पर जाएगा। और हम किसान लोग हिंसा नहीं करते, अगर हम हिंसक होते तो अब तक 4 महीने राह नहीं देखते, इनको समझा देते। पिछले 2 महीने से किसानों ने जो आंदोलन जारी रखा है उसमें कई किसानों की मौत हो चुकी है कड़ाके की ठंडी में। ये बातों को अभी तक का एक्सपोज नहीं किया गया ना, इस पर जोर दिया गया, तो इसमें आपका क्या कहना है? प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, पड़ोस के देश में कुछ हो गया तो, अमेरिका में कुछ हो गया तो, ऑस्ट्रेलिया में कुछ हो गया, यहाँ 150 किसान मर गए, प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला है, क्योंकि उनको आपने पहले बोला था अन्नदाता है। अरे अन्नदाता नहीं है, हम फांसी दाता है। अब हम फांसी ले रहे, हम मृत्यु कर रहे, हम खुद की सुसाइड कर रहे, कहाँ अन्नदाता बचे हैं? इस व्यवस्था ने हमको कोई अन्नदाता वाता नहीं, अब हमको अन्न के व्यापारी बनना है, हमें उद्योजक बनना है, हमें उत्पादक बनना है। ये दाता वाता बेकार का सप्लीमेंट है और बेकार का शब्द है, इसमें हमारा विश्वास नहीं है। सरकार को किस तरीके से मुनाफा हो रहा है अगर देखा जाए तो? तीनों कृषि बिल कानून जो सरकार ने लागू किए और अपनी बात पे अड़ी है, तो सरकार को किस तरीके का मुनाफा हो रहा है? देखो, सरकार है अडानी अंबानी की, मोदी उनके गुलाम है। उन्होंने जब बोला था कि मैं चौकीदार हूँ, तो ये उस वक्त लोगों को पूछना चाहिए था कि तू किसका चौकीदार है? ये अडानी और अंबानी का चौकीदार है ना? अच्छे दिन आएंगे बोला था, किसके आएंगे? तो उन्हें लोग अगर पूछते कि किसके आने वाले अच्छे दिन, तो वो जरूर बताता कि अडानी अंबानी और मेरे आरएसएस के जितने फंटर है उनके सबके अच्छे दिन आएंगे। तुम्हारे अच्छे दिन थोड़े आने वाले हैं, ना तुम्हारा कुछ होने वाला है, ना वो तुम्हारा चौकीदार है। तो वो सारी की सारी जितनी काम करता है, जितनी काम उन्होंने किया है प्रधानमंत्री जी ने, वो सारे काम उनके उद्योगपति मित्रों को कैसे फायदा हो इसके लिए किया है। अगर किसान आंदोलन में देखें तो 350 से 400 ऐसे एनजीओ, ऐसी संस्था है जो किसानों को समर्थन कर रही है। उसके साथ साथ कांग्रेस का भी पूरा समर्थन है और बहुत आम जनता भी समर्थन कर रही है, लेकिन इसमें आरएसएस का सहयोग क्यों नहीं है? देखो, किसी पार्टी की, किसी एनजीओ की औकात नहीं है कि 60 दिन 62 दिन हो गए, आज 64वां दिन है, इतने दिन किसानों को बैठा दे। किसी की औकात नहीं, किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं, किसी एनजीओ की नहीं। ये शुद्ध रूप से किसान का आंदोलन है और शुद्ध रूप से किसान के लिए बात कर रहा है, वो किसी राजनीति की बात नहीं कर रहा। बची बात आप आरएसएस की, तो आरएसएस की उनको पूछो, उनके भाई मंदिरों के आंदोलन चलते, मंदिर खोलने के आंदोलन चलते, कौन से अभी वो क्या हुआ था, तांडव कोई सीरीज आया था, उसके लिए आंदोलन कर रहे थे। किसानों के लिए क्यों नहीं उठाते? किसानों की आवाज़ क्यों नहीं उठाते? किसानों को कुछ देने की बात क्यों नहीं करते? ये संघ में जाके पूछो ना, आरएसएस के जो बैठे हुए हैं यहाँ, हम तो नागपुर में ही हैं, यहाँ तो सारे धुरंधर यहीं रहते हैं, उनको पूछो कि किसान हिंदू नहीं है क्या? क्या उनके लिए समस्याओं के लिए आपने बोलना नहीं चाहिए क्या? उनसे पूछो। कल गणतंत्र दिवस पर जो किसानों द्वारा उपद्रव किया गया, जो भी कल हुआ, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उसका सारांश क्या है पूरा? कुछ नहीं, इनको किसान आंदोलन को बदनाम करना था, इसलिए आरएसएस के गुंडे वहाँ घुस गए और जितने उपद्रव किए वो आरएसएस के गुंडों ने किए हैं। आप सारे चैनल वाले लोग किसानों के उपद्रव बोलते हैं, आप बोलिए ये संघ के उपद्रव, संघों के गुंडों के उपद्रव, बजरंगियों के उपद्रव, आरएसएस के शाखाओं के उपद्रव, ये बोलिए। आप क्यों बोल रहे बार बार किसानों के उपद्रव? किसानों ने कोई उपद्रव नहीं किया।
हमें हमें आपके माध्यम से जानना है कि जब से कृषि कानून लागू हुआ तब से अभी तक के समय पूरे कार्यकारिणी में अगर देखा जाए तो किसान एकजुट होकर सिंधु बॉर्डर पे बैठा हुआ है, वहाँ से हिल नहीं रहा है, बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहा है, लेकिन सरकार पूरी तरीके से अनदेखा कर रही है। तो इस बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। श्वेता जी, बात ये है कि अब तक तो हमारी फसल लूट रहे थे, सारी व्यवस्थाएं हमारी फसल लूट रहे थे, अब हमारी नस्ल भी लूटने के चक्कर में है। फसल बर्बाद हो गई तो हम दोबारा पैदा कर लेंगे, नस्ल बर्बाद हो गई तो क्या करेंगे? ये किसान कानून हमारी नस्ल को बर्बाद करने वाले हैं, इसलिए हमको लड़ना पड़ेगा। देखो, आपके लिए नहीं लड़े आपने गुलामी एजुकेशन में स्वीकार कर लिए, आपने श्रमिक कायदों में गुलामी स्वीकार कर ली, आपने जीएसटी में गुलामी स्वीकार कर लिए, आपने नोटबंदी में स्वीकार कर लिए। हम लड़ने वाले लोग हैं, अब नेचर के साथ 24 घंटा लड़ते रहते हैं। वहाँ सांप बिच्छू जो भी होता है उनसे लड़ते रहते, जंगली जानवरों से लड़ते रहते, आसमान से बारिश गिरती है, ओले गिरते हैं, उनसे लड़ते रहते। तो ये स्वभाव है हमारा, शांतिपूर्वक हम लड़ते रहते हर एक से, और उस संघर्ष से हम पैदा करते हैं। तो ये हमारी जो आदत में है वो हम कर रहे हैं। आप नहीं लड़ रहे, ये आपका दुर्भाग्य है। जो शहरी नहीं लड़ रहे उनका दुर्भाग्य है, क्योंकि ये कानून जब पास हो जाएगा हमारी ज़मीन लूट जाएगी, फसल लूट जाएगी, ये मान्य है। मगर आप लोगों को भी खाना नहीं मिलेगा ना। वो फॉर्च्यून का आटा आपको 150 रुपये किलो मिलेगा, गेहूं नहीं मिलेगा। 5 साल बाद किसी शहरी को गेहूं खाने को नहीं मिलेगा, चावल और दाल नहीं मिलेगी, और जो भी मिलेगा वो प्रोसेस फूड मिलेगा, और उनकी किसी की भी कीमत 100-150 रुपये से कम नहीं होगी। जिस तरह आपने बोला कि हमारी नस्ल फसल सब लूट जाएंगी, हम पूरी तरीके से कानून पास होने के बाद में कहीं के नहीं रहेंगे, तो मैं इस बारे में जानना चाहती कि आप जो दावे कर रहे हो तो इसके पीछे क्या बात है? भाई, आपको अभी समझ दिखाई नहीं देता है? जियो वाले ने 1200 रुपये किलो गेहूं खरीदा और 4800 रुपये क्विंटल बेच रहा है, दिख नहीं दिया? आपने देखना बंद कर दिए ना सब शहरी लोगों ने। आपके तो ऊपर वो धर्म के चश्मे चढ़े हुए हैं, जाति के चश्मे चढ़े हुए, आपको तो दिखता ही नहीं ना सामने का। जो वहां परोस के रखा है वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? मैं यही तो पूछता हूँ, शहर के मध्यम वर्ग से मैं यही पूछता हूँ कि क्या खाओगे, कैसे खाओगे? क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सारी खेती का गेहूं का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जब अडानी ने 15,000 हेक्टर में गोडाउन खड़े कर दिए जिसमें 8 से 10 साल अनाज सुरक्षित रहेगा। हमारे घर में अनाज खराब होता है, मगर वहाँ नाइट्रोजन से और सील बंद होने के कारण स्टील के गोडाउन आपको दिख जाएंगे पूरे देश में। तो ये जो गोडाउन में अनाज सुरक्षित रखा जाएगा तो आपका सारा का सारा फूड कंट्रोल उनके कंट्रोल में चला जाएगा। ये देश का दुर्भाग्य देखिए कि 80% हिंदू जनता को 14-15% मुसलमानों से नाम से डरा के 2% लोगों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया, और वो 2% लोगों ने अब पूरा का पूरा फूड सिक्योरिटी ये 4-5 परिवारों के हाथ में दे दिया। आपको ज्ञात होगा या पता नहीं, आप बहुत छोटी लगती हो, तो आप मुझे ये बताइए कि जब किसानों की उपज सरप्लस किसानों के पास में होती थी तो बवाल नहीं था। व्यापारियों के पास में जब से जाने लग गई मार्केट में, जब से उपद्रव शुरू हो गए, और उसके बाद में 75 के बाद तो सरकार ने फूड कंट्रोल ले लिया, तो 1 रुपये और 2 रुपये बांट के 40-45 सारी सरकारों ने राज किया, क्योंकि फूड पे कंट्रोल चाहिए। और अब ये फूड कंट्रोल 4 परिवारों के हाथ में चला जाएगा, तो जिसका फूड पर कंट्रोल होता है उसका शासन होता है। तो किसका शासन रहेगा? आप देखिए, घर में जब लड़ाई होती है सास और बहू की, तो वो लड़ाई होती है किचन पर कब्जे के लिए। किचन पर किसका कब्जा रहेगा? तो ये किचन पर कब्जे की लड़ाई घर में क्यों होती है? कि कोई जिसके हाथ में फूड रहता है, जिसके हाथ में चौका चूल्हा रहता है, उसका शब्द प्रमाण रहता है घर में, तो इसकी ये लड़ाई होती है। ये भी लड़ाई वही है कि हमारे फूड का हमारे पास में रहेगी सिक्योरिटी, क्योंकि सुबह चाहिए फूड, दोपहर में चाहिए, रात में चाहिए, दिन भर फूड चाहिए हमको। तो इसकी सिक्योरिटी अगर 4 परिवारों के हाथ में, 4 कंपनियों के हाथ में चली जाए तो आपकी अवस्था क्या हो जाएगी? आप बताइए। घर में तो लड़ाई करती है सास बहू, और इतनी बड़ा लफड़ा हो रहा है, इतना बड़ा सारा संकट आ गया है, और तब भी लोग नहीं निकलते बाहर, और तब भी उसके विरोध में आवाज नहीं उठाते। तो दुर्भाग्य है उन लोगों का। हम आपके माध्यम से हमारे दर्शकों तक का एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि जो कृषि कानून में सतत किसान बैठ के आंदोलन जारी रख रहे हैं, इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहोगे? भाई, ये आंदोलन किसानों का नहीं है, ये सारी जनता का आंदोलन है। जैसे एनआरसी का आंदोलन जो था वो मुसलमान कर रहे थे, उनके पास में 4 पुस्तों का 5 पुस्तों का रिकॉर्ड है, क्योंकि उनके मदर से सारा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। हमारे पास नहीं है, किसानों के पास पूरे रिकॉर्ड नहीं है। मेरी माँ कब जन्मी थी और कहाँ जन्मी थी मुझे नहीं पता, मेरे पिताजी कहाँ जन्मे थे मुझे नहीं पता, और उनके कोई सर्टिफिकेट नहीं है हमारे पास में।
तो किसानों के पास नहीं है, दलितों के पास नहीं है, या आदिवासियों के पास नहीं है। वो लड़ाई तो हमारे लिए लड़ रहे थे, उनके पास तो है सर्टिफिकेट, मगर सबने बोल दिए कि ये मुसलमानों को चाहिए, मुसलमानों को ये चाहिए। और वो मुसलमान भी ऐसे मूर्ख कि इन्होंने नहीं बोला कि हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये ना बोलने के कारण उसका परसेप्शन हिंदू मुसलमान करवा दिया, और जिसका सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान होगा तो इस देश के तथाकथित हिंदुओं को होगा। और जिस तरीके से हमें सारी बातें यहाँ पे क्लियर की गई कि आरएसएस का इसमें क्या रोल है, कल जिस तरीके से जनहानि हुई, पुलिसों द्वारा मारपीट हुई, पुलिस पर पथराव किए, मारपीट किए, तो इस सारी बातों का तात्पर्य और निष्कर्ष मर गया ना, एक किसान मर जी, गया, जो कल किसान की जान गई है, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि सर का क्या कहना है। देखो उसको, जिस किसान को गोली लगी उसका पोस्टमार्टम होके गोली पुलिस की किसान इससे लगी या आरएसएस के किसी गुंडे ने गोली मार के उस किसान की हत्या की, ये भी खोजना चाहिए। इस बात की भी पूरी तरीके से पुष्टि होना चाहिए कि जो कल किसान को गोली लगी है आखिर वो किसके माध्यम से लगी है। किसान ब्रिगेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अविनाश जी काकड़े से हमने विस्तार में वार्तालाप की, जिन्होंने कल गणतंत्र दिवस पर किसानों द्वारा मचाए गए उपद्रव तथा उनके साथ हुई नाइंसाफ़ी के बारे में हमें जानकारी दी और सारी बातों को स्पष्ट किया। यह जानकारी आप तक का पहुंचाते हुए मैं कृषि समृद्धि से श्वेता मिश्रा, धन्यवाद।